मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं, जिसे आप थर्मल फिजिक्स भी कहते हैं। और इसमें आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे हम। आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हिंदी में कहते हैं गैसों का अणुगति सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग आपकी यही हो जाएगी। तो यही हेडिंग आप लिखें। सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ही पढ़ेंगे। तो हेडिंग है आपकी, यूनिट का नाम तो है ही ये, लेकिन आपकी हेडिंग भी यही है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी गैसों का अणुगति सिद्धांत। देखो इसकी कुछ आवश्यक बातें हैं जिन्हें पॉइंट्स के रूप में हम डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हो, देखो बहुत आसान सी बातें हैं। जैसे कि आप जानते हो, एक पॉइंट तो यही है आपका कि सभी गैसें छोटे छोटे तथा एक जैसे कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन कणों को अणु कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका यही हो जाएगा, ऑल द गैसेस आर मेड अप। ठीक है, मैंने कहा बाई, जो सभी गैसेस हैं आर मेड अप माने बनी हैं बाई बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स के द्वारा। तो बाई मैनी, ठीक है, स्मॉल एंड आइडेंटिकल। ठीक है जी, बाई मैनी स्मॉल यानी सूक्ष्म और आइडेंटिकल यानी एक जैसे। ठीक है, तो देखो ऑल द गैसेस आर मेड अप बाई मैनी स्मॉल एंड आइडेंटिकल पार्टिकल्स। क्लियर है? तो आप लिख सकते हो दीज पार्टिकल्स, ठीक है, आर नोन एज, इन पार्टिकल्स को आप क्या कहते हो? मॉलिक्यूल्स। हिंदी में कहते हैं अणु। तो पहला पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट यही है कि सभी गैसें अति सूक्ष्म तथा एक जैसे कणों से मिलकर बनी होती है। इन कणों को अणु कहा जाता है। ठीक है, ऑल द गैसेस लिखा है, ऑल द गैसेस आर मेड अप, जो सभी गैसें हैं वो मेड अप माने बनी है। आगे लिखा है बाई, ठीक है, मैनी स्मॉल एंड आइडेंटिकल पार्टिकल्स। मैनी यानी बहुत सारे, है ना, स्मॉल यानी सूक्ष्म, आइडेंटिकल यानी एक जैसे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को आप क्या कहते हो? मॉलिक्यूल्स। नंबर सेकंड देखो, जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं, सभी अणु हैं, वो हर संभव दिशा में क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, विद सेम स्पीड। तो हम कहेंगे ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका ये। सभी अणु मूव माने गति करते हैं, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है जी, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। क्लियर है? यानी हर संभव दिशा में गति करते हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट लैंग्वेज सहित, ताकि आपको लैंग्वेज में भी दिक्कत ना आए जो हिंदी मीडियम के हैं। नहीं तो मैं समझा सकता हूँ ऐसी चीज़ों को, और फिर मैं आपसे कह सकता हूँ कि पीडीएफ नोट्स में तो लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन मैं लिखना भी तो सिखाना है आपको कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा सभी जो अणु हैं, गैसों के सभी अणु जो हैं वो हर संभव दिशा में, प्रत्येक संभव दिशा में समान चाल से गति करते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद सेम स्पीड। ठीक है जी, विद सेम स्पीड यानी समान चाल से गति करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बताओ कोई दिक्कत हो तो? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी मैंने बता दिया है, सभी अणु जो हैं वो समान चाल से गति करते हैं। ठीक है, हर प्रत्येक संभव दिशा में। और देखो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे कोई गैस किसी बर्तन में भरी है, कंटेनर में, है ना, तो प्रेशर क्यों लगता है? क्योंकि
जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो कोलिजन करते हैं, बर्तन की दीवार के साथ संघट करते हैं, टक्कर करते हैं, तो इस कारण से प्रेशर उत्पन्न होता है। यही पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। द प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर है गैस का वो क्यों उत्पन्न होता है? द प्रेशर ऑफ गैस एराइजेज, एराइजेज माने उत्पन्न होना है ना, तो द प्रेशर ऑफ द गैस एराइजेज ड्यू टू, किसके कारण उत्पन्न होता है गैस का प्रेशर? तो ड्यू टू मैंने कहा कोलिजन, संघट के कारण, ठीक है, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस के अणु हैं उनके संघट के कारण, उनकी टक्कर के कारण, तो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, गैस मॉलिक्यूल्स के संघट के कारण, टक्कर के कारण, कोलिजन के कारण, ठीक है, प्रेशर उत्पन्न होता है। और कोलिजन किसके साथ होता है? तो गैस मॉलिक्यूल का कोलिजन किसके साथ? बर्तन की दीवारों के साथ, तो विद द वॉल, भाई दीवारों पर, बर्तन की दीवारों पर, है ना। प्रेशर क्यों उत्पन्न हो रहा है? जिसमें गैस भरी है उस बर्तन की, उस कंटेनर की वॉल पर प्रेशर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बार बार आके टक्कर मार रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहा? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल, वॉल किसकी है? कंटेनर की या वेसल की, विद वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर कह दो या वेसल कह दो, मैंने बताया था, यानी पात्र एक तरीके से। तो द प्रेशर ऑफ द गैस अराइजेज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विद द वॉल ऑफ कंटेनर या वेसल। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी गैस का, मतलब ये ऐसे लिखना, गैस का दाब, है ना, गैस का दाब गैस के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार पर संघट के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। और देखो आगे पॉइंट, जो कोलिजन होता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोलिजन होता है, संघट होता है, वो प्रत्यास्थ संघट होता है, ठीक है। ऐसा आइडियल गैस, इसके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए माना गया है कि जो संघट है वो कैसा है? प्रत्यास्थ है, ठीक है, यानी इलास्टिक कोलिजन है। और कोलिजन किन के बीच है? मॉलिक्यूल्स के बीच, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच। तो गैस के अणुओं के बीच जो संघट है प्रत्यास्थ है और बहुत कम समय के लिए होता है, सूक्ष्म समय के लिए होता है। यानी जो कोलिजन है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच वो बहुत, एक तो इलास्टिक होता है और बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होता है। यही आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। क्या कहेंगे? द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। मैंने क्या कहा? कैसा है? इलास्टिक है, एक तो इज इलास्टिक एंड फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, एंड फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है जी। और किसके लिए है? सूक्ष्म समय के लिए है। यानी इसकी हिंदी आप ऐसे कह सकते हो कि गैस के अणुओं के बीच संघट प्रत्यास्थ तथा सूक्ष्म समय के लिए होता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो, नीचे अभी जगह है। देखो फिफ्थ पॉइंट, एक बात मैंने आपको बताई थी, ये तो है ना, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ऐसा माना जाता है कि उनके बीच कोई भी, शुरुआत में ऐसा माना जाता था, है ना, कि उनके बीच कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो शुरुआत की ही बातें हम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? कोलिजन के दौरान, है ना, ड्यूरिंग द कोलिजन, यानी संघट के दौरान, ड्यूरिंग द कोलिजन, है ना, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी गैस के अणुओं के बीच संघट के दौरान उनके बीच कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं वर्क करता है, नहीं लगता है। तो देयर इज नो अट्रैक्शन, ठीक है, देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, ठीक है जी, देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है कि इनके बीच, बिटवीन दैम,
डैम मतलब बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ कह दिया ना, तो ड्यूरिंग द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसा नहीं है कि टक्कर इस कारण से हो रही है कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इस कारण से ऐसा कुछ नहीं है ना, टक्कर तो मोशन के कारण हो रही है। तो संघट्ट के दौरान गैस के अणुओं के बीच कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, ठीक है। ड्यूरिंग द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन दैम, कोई दिक्कत तो नहीं है। पाँच पॉइंट पर्याप्त हैं, है ना, हालांकि ऐसे तो जिन्हें कितने पॉइंट बना सकते हो, तो 5 पॉइंट बहुत हैं। और मैंने क्या लिखा है आपको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी गैसों का अणुगति सिद्धांत। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो नोट्स भी एक तरीके से, यहाँ तो पीडीएफ की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, मैंने सारा लिख दिया है, ठीक है। बाकी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे ही, यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मैं इसे रफ करके फिर आगे चलता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालो। देखो इस यूनिट में बॉयल और चार्ल्स के लाभ भी आप पढ़ लो, है ना, क्योंकि देखो वहाँ पे मैंने बताया था, ऐसे ही बता दिया था वैसा ना, तो बॉयल और चार्ल्स के नियम पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे लिखने के लिए तो आ ही सकते हैं, और वैसे भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी अब आपको, है ना। हालांकि वहाँ भी पढ़ रही थी, तो सिलेबस ही कोई बहुत गलत तरीके से डिजाइन है। ये फर्स्ट यूनिट होनी चाहिए थी आपकी, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, और पहले ऐसा था, अब पता नहीं किस तरीके से किया इन्होंने। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हेडिंग डालो बॉयल्स लॉ, है ना, बॉयल का नियम पढ़ लें, फिर चार्ल्स का पढ़ लेंगे। हालांकि ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 मेन लॉ हैं, इन्हें पढ़ लो। देखो हेडिंग डालो बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब बॉयल का नियम पढ़ेंगे। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल का नियम क्या होता है, ध्यान दो इसे, है ना। आपको पता है स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, क्योंकि स्थिर ताप पर कह रहे हो आप, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैंने कहा किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, तो द सर्टेन वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, ठीक है, किसी गैस का की निश्चित मात्रा का आयतन। तो द सर्टेन वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, है ना, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, बोलो किसके बराबर प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के, तो टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है जी। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। इसका मतलब है दैट इज करके आप लिखना चाहो तो एट कांस्टेंट टी कैसा है, कांस्टेंट है ना, नियत ताप पर है, या स्थिर कह दो, तो जो V है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है जी। यही रूल क्या कहलाता है, यही लॉ क्या कहलाता है, बॉयल्स लॉ। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, P को इधर ले जाओ, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, तो पी भी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है जी। आप ऐसे भी लिख सकते हो P1 V1 बराबर क्या लिख सकते हो, P2 V2, P1 V1 बराबर क्या है, P2 V2, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये है आपका बॉयल्स लॉ, कर लोगे। यानी प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चाहे स्थिति कैसी भी हो, चाहे प्रथम स्थिति हो, चाहे द्वितीय स्थिति हो, है ना, फर्स्ट केस सेकंड केस, कंडीशंस बदलती रहेंगी, लेकिन P और V का जो प्रोडक्ट है, P और V की जो प्रोडक्ट है यानी PV है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये लॉ क्या था, बॉयल्स लॉ, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए चलते हैं आगे। आप चलते हैं वो बॉयल तो पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ क्या पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम।
ठीक है, चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे तो देखो वो क्या होता है, उसमें स्थिर दाब होता है ना, कांस्टेंट प्रेशर होता है वहाँ पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, बिल्कुल सही है, इज इन्वर्सली की जगह हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, क्या होता है, ये होता है, ठीक है, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज क्या जाएगा, डायरेक्टली, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या है, प्रेशर की जगह आएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है जी, ऑफ द गैस। बात समझ में आई। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो सर्टेन वॉल्यूम है किसी गैस का, वो उस गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कर लोगे इसे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अपॉन में जाएगा टी, प्रोपोर्शनलिटी 1, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, ठीक है, समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। ठीक है, यानी V और T का जो रेशो है, अनुपात है, वो भी हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए इसके बाद चलते हैं बॉयल का और चार्ल्स का लॉ तो मैंने पढ़ा दिया। तो बॉयल का लॉ क्या होता है, चार्ल्स का क्या होता है, ये आपने पढ़ दिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये तो आपके मैंने पहले भी बता रखे हैं, किसमें, जब मैंने पढ़ाई आपको फर्स्ट यूनिट, तब भी बहुत बार इसका जिक्र आया, और बाकी 11th में तो आप पढ़ के आए ही थे। ठीक है, इसके बाद देखो हेडिंग डालो नेक्स्ट, गे-लुसाक, LUSSAC, गे-लुसाक्स लॉ है ना, गैलुसाक का नियम पढ़ा है, गैलुसाक का, और इसे रेनॉल्ड्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, रेनॉल्ड्स लॉ भी कहते हैं। एक नाम और है इसका, इसे टेम्परेचर प्रेशर लॉ भी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं, टेम्परेचर प्रेशर लॉ। तो गैलुसाक्स लॉ है, रेनॉल्ड्स लॉ भी कह सकते हैं, जी साइलेंट एज में, और टेम्परेचर प्रेशर लॉ भी कहते हैं। गैलुसाक का नियम, रेनॉल्ड का नियम और ताप दाब का नियम, 3 नामों से आप इसे कहते हैं। देखो, बॉयल के नियम में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के दाब के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती। देखो एक बार थोड़ा सा बता दूं, ध्यान देना, बॉयल का लॉ है ये। तो जो बॉयल का लॉ था पहला, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर था, और जो B था वो प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था P के। चार्ल्स के लॉ में क्या हुआ, कांस्टेंट रहा प्रेशर, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था T के। ठीक है, और ये जो गैलुसाक का लॉ है, या रेनॉल्ड्स लॉ है, या टेम्परेचर प्रेशर लॉ है, बताओ इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रह लिया, प्रेशर कांस्टेंट रह लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और इसमें क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। समझ गए, याद रखने का तरीका, ठीक है ना। ये T था, T कांस्टेंट बॉयल्स लॉ में, प्रेशर कांस्टेंट चार्ल्स लॉ में, अब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा गैलुसाक या रेनॉल्ड्स लॉ में, या टेम्परेचर प्रेशर लॉ में। टेम्परेचर प्रेशर लॉ इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर, या टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी समानुपाती होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख दो तो वैसे से क्या कहोगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब
गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम द सर्टेन, किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब है ना, तो द प्रेशर, ठीक है, द प्रेशर ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनी गैस, समझ रहे हो, है ना, एनी गैस यानी किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, है ना, बात समझ आई। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ, है ना, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनी गैस, किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब क्या है, परम ताप के अनुक्रमानुपाती है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द, ये क्या है, टेम्परेचर, और कौन से वाला, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप, तो टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, यही नियम है, यही लॉ है गैलुसाक, है ना, या रेनॉल्ट या टेम्परेचर प्रेशर लॉ। तो आप लिख सकते हो दैट इज करके एट कांस्टेंट पी, वो पी नहीं वी, ठीक है, जो पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। आप ऐसे भी कह सकते हो टी को ओपन में ले आओ और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। और आप ऐसे भी लिख सकते हो P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2, ठीक है जी, क्लियर है। तो P1 अपॉन T1 बराबर क्या है, P2 अपॉन T2। ये लॉ आपका कंप्लीट हुआ, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फिर इसे रफ करके अगले नियम पर चलते हैं। देखो, इससे पहले बॉयल और चार्ल्स का लॉ तो मैंने पढ़ा ही दिया। अब हेडिंग डालो, पहले समझ लो आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस करते आ रहे थे ना, बहुत बात जिक्र हो रहा था, आपने अभी तक जो पढ़ा, तो अब पढ़ेंगे आइडियल गैस होती क्या है। हालांकि आप जानते होंगे, बहुत आसान सी बात है, तीनों नियम आपने पढ़ लिए, ठीक है। ये रफ कर दूं, ये तीनों नियम लिखे हैं, बॉयल का, चार्ल्स का और गैलुसाक का। देखो, तो हेडिंग डालो आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है, और इसी के साथ पढ़ लेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है जी, आइडियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखो आइडियल गैस क्या होती है, ध्यान दो, द गैस, है ना, ऐसी गैस जो फॉलो करती है, पालन करती है, विच फॉलोज, किसका पालन करती है, इन तीनों नियमों का पालन करती है, बॉयल के नियम का, चार्ल्स के नियम का और गैलुसाक के नियम का, है ना। तो द गैस विच फॉलोज बॉयल्स लॉ, ठीक है, या ऐसा कह दो बॉयल्स कोमा चार्ल्स, ठीक है, एंड गैलुसाक। ठीक है, इन तीनों के लॉज, इन तीनों के लॉज का पालन करती है, ऐसी गैस क्या कहलाती है। गैलुसाक के लॉ को टेम्परेचर प्रेशर लॉ भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्या कहलाती है, लिख देना, इज नोन एज, लिख दोगे ना, इज नोन एज आइडियल गैस, ठीक है, यानी वह गैस जो बॉयल, चार्ल्स तथा गैलुसाक या ब्रैकेट में ताप दाब के नियम का पालन करती है, क्या कहलाती है, आदर्श गैस कहलाती है, ठीक है। तो आइडियल लिख देना, आइडियल गैस का एक नाम और है, इट्स अनदर नेम इज, इसे बोलते हैं परफेक्ट गैस। क्या कहते हैं, परफेक्ट गैस भी एक इसका नाम है, ठीक है, पूर्ण गैस, ठीक है, आदर्श है, पूर्ण है, एक तरीके से कर लोगे। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आप जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है,
फॉर म्यू मोल देख लो, म्यू मोल, ठीक है, ये तो बिल्कुल साथ मैं लग के बता रहा हूँ, पहले से आप जानते हो पी वी बराबर क्या होता है, म्यू आर टी, ठीक है जी। म्यू क्या है, मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स लिख देना, यह कह तो दिया म्यू मोल। और देखो फॉर 1 मोल क्या हो जाएगी भाई, इसका मतलब क्या है कि म्यू की जगह क्या रखना है 1, तो पी वी बराबर क्या हो जाएगा आर टी, ठीक है। आप जानते हो पी क्या है, प्रेशर है गैस का, वी क्या है, वॉल्यूम है, टी क्या है, टेम्परेचर है, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, ठीक है। अच्छे से लिख के आपको लिखा हुआ मिल ही जाएगा, बाकी समझ गए ना। चले फिर आगे, ये मैंने पढ़ाया आपको आइडियल गैस और आइडियल गैस इक्वेशन, कर लोगे, चलो रफ कर दो। आगे दूसरे नियम पर चलते हैं, दूसरी हेडिंग डालो। दूसरा नियम हम पढ़ेंगे, किसका नियम पढ़ें, एवोगाद्रो का नियम, ठीक है, एवोगाद्रो का नियम, इंग्लिश में कह सकते हो एवोगैड्रोस प्रिंसिपल या लॉ, ठीक है, एवोगैड्रोस प्रिंसिपल या लॉ है ना, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, एवोगाद्रो का नियम। क्या होता है, स्थिर ताप, ध्यान देना, स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस की समान आयतन में, है ना, कोई भी गैस हो आयतन समान होना चाहिए, यानी ऐसे समझो एक गैस ये है, एक गैस ये है, ताप और दाब दोनों का स्थिर है, टेम्परेचर प्रेशर है ना कांस्टेंट है, वॉल्यूम दोनों का यदि सेम है तो दोनों गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या भी सेम होगी, समान होगी, यही नियम कहलाता है एवोगाद्रो का नियम, एवोगैड्रोस लॉ। क्या कहेंगे, एट कांस्टेंट, स्थिर ताप और दाब पर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ना एंड प्रेशर, ठीक है, स्थिर ताप और दाब पर, है ना, क्या कहा, समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अणुओं की संख्या, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम, ठीक है, फॉर सेम वॉल्यूम या फॉर गैसेस, कौन सी गैसेस, जिनका आयतन समान है, हैविंग सेम वॉल्यूम्स, सेम वॉल्यूम, ठीक है, यानी वे गैसें जो समान आयतन रखती हैं, समान ताप और दाब पर, उनके अंदर जो अणुओं की संख्या है वो समान होती है, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम फॉर गैसेस, कैसी गैसेस, हैविंग सेम वॉल्यूम, ठीक है ना, मेन बात समझ गए। तो स्टेटमेंट देने के तो तरीके बहुत सारे हैं, है ना, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आप ये भी कह सकते हो यदि दूसरे तरीके से स्टेटमेंट देना है तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। देखो दोबारा देख लो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये तो सेम रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और मैं कह रहा हूँ इन सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है। इसका मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वो इन सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, और फिर ये सेम हो जाएगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम, द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर सेम, ऐसे भी लिख सकते हो, किसी को ये अच्छा लग रहा है तो ऐसे लिख लेना, बात एक ही है, दोनों का मतलब तो एक ही है कि निश्चित वो स्थिर या नियत ताप और दाब पर मतलब समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, ये है मेन स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे कह दो चाहे ऐसे कह दो, है ना, तो
एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, सभी गैसों के समान आयतन में। द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर सेम, जो अणुओं की संख्या है गैस के वो कैसी रहेगी, समान रहेगी। नीचे लिख देना दिस लॉ इज नोन एज एवोगैड्रोज लॉ, है ना, यानी इस नियम को एवोगाद्रो का नियम कहते हैं। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलें आगे। एवोगैड्रोज लॉ पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे ग्राहम का विसरण नियम। पढ़ा है ये भी आपने पढ़ा हो शायद 11th क्लास में। ग्राहम का विसरण नियम, इसे बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, या ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ भी कह सकते हो, है ना। तो हेडिंग डालो ग्राहम लॉ, है ना, ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण, ठीक है। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यानी देखो जैसे इस तरीके से समझो, विसरण क्या होता है या डिफ्यूजन क्या होता है। जैसे किसी बर्तन में गैस भरी है, आप थोड़ा सा होल कर दो उसमें, पिस्टन में या बर्तन में, तो सारी गैस विसरित हो जाएगी। विसरित यानी निकलना, सारी गैस निकल के पूरे रूम में फैल जाएगी, ठीक है। या परफ्यूम है तो परफ्यूम दबाते हो उसका, है ना, तो क्या होता है, परफ्यूम बाहर निकलता है और पूरे कमरे में फैल जाता है। यानी पहले तो बहुत छोटे से स्थान में था, बहुत छोटी सी शीशी में था, और अब पूरे में फैल गया। तो ये फैल जाना, ये निकल के फैल जाना, इसी को तो विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो ग्राहम का विसरण नियम क्या है, देखो ऐसे याद रखेंगे, ये है ग्राहम का विसरण नियम। आर पता क्या है, आर है रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी विसरण की दर। तो किसी गैस की विसरण दर, है ना, किसी गैस की विसरण दर, रो क्या है, घनत्व है गैस का, डेंसिटी है गैस की। तो देखो क्या कहेंगे, किसी गैस की विसरण दर उस गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, दर है ना, होती है। तो क्या आएगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। मैंने बताया डिफ्यूजन एक तरीके से निकलना, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी विसरण की दर, है ना, किसकी, ऑफ एनी गैस। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस, किसी गैस के विसरण की दर कैसी है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ठीक है जी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट रो के, यानी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्गमूल, है ना, स्क्वायर रूट, टू द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसका है, ऑफ रो यानी डेंसिटी, यानी घनत्व, डेंसिटी ऑफ गैस, गैस के घनत्व की। बात समझ में आई। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, है ना। किसी गैस की विसरण दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। और दैट इज करके आप लिख देना। आर क्या है, रो क्या है बता करके, आर वो इफ रो बी द डेंसिटी ऑफ द गैस, तो देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। नेक्स्ट लाइन में लिख देना आर समानुपात, मतलब यही फॉर्मूला लिखना, बॉक्स बंद कर देना। नीचे लिख देना दिस लॉ इज नोन एज ग्राहम्स, ये क्या बोलते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, यानी ग्राहम का विसरण नियम कहलाता है यही। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे। एक लॉ और कर लेते हैं जो बचा हुआ है, वो है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ठीक है। हेडिंग डालो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है जी। हेडिंग क्या है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पढ़ा है ना, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ा होगा आपने। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल यानी आंशिक, प्रेशर पार्शियल, बस इतना ही तो है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है जी। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यानी डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। देखो इसे क्या कहेंगे,
देखो पहले सुन लो क्या होता है। P बराबर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 और ऐसे ही प्लस Pn, जो भी हो, जितनी भी गैसेस हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो P दिख रहा है ना आपको, ये P वो प्रेशर है जो टोटल प्रेशर है, तो ठीक है। जो देखो एक बर्तन है उसमें बहुत सारी गैसेस भर दी, तो P क्या है, उन सभी गैसेस के द्वारा लगने वाला टोटल प्रेशर, ठीक है। और P1 क्या है, पहली गैस के द्वारा लगने वाला प्रेशर, P2 क्या है, दूसरी गैस के द्वारा लगने वाला प्रेशर, इस तरीके से P3 क्या है, तीसरी गैस के द्वारा लगने वाला प्रेशर, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है। तो इसका मतलब है किसी गैस, ध्यान देना, सभी गैसों के द्वारा, है ना, मिश्रित गैसें हैं, सभी मिश्रित गैसों के द्वारा लगने वाला कुल दाब, ठीक है, उन गैसों के द्वारा लगने वाले अलग अलग आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है। तो क्या कहेंगे, द टोटल प्रेशर, कुल दाब किसके द्वारा लग रहा है, ये अप्लाइड बाई, मैंने कहा सभी मिश्रित गैसों के द्वारा, तो अप्लाइड बाई ऑल मिक्स्ड गैसेस। क्लियर है। द टोटल प्रेशर अप्लाइड बाई ऑल मिक्स्ड गैसेस, सभी मिश्रित गैसों के द्वारा लगने वाला कुल दाब किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू, देखो सम है सबका है नहीं, योग, तो इज इक्वल टू द सम ऑफ, और सम किसका है, पार्शियल प्रेशर्स का, है ना। पार्शियल प्रेशर का मतलब आंशिक दाब, यानी जो अलग अलग गैसों के द्वारा लग रहा है, तो इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, है ना। क्लियर है। तो ध्यान देना, सभी मिश्रित गैसों के द्वारा लगने वाला कुल दाब, ठीक है, किसके बराबर होता है, अलग अलग गैसों के द्वारा लगने वाले आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। क्लियर है। और पार्शियल प्रेशर्स किसके द्वारा लग रहा है, लग रहे हैं अप्लाइड बाई, किसके द्वारा लग रहे हैं, ये लग रहे हैं अलग अलग गैसों के द्वारा, तो अप्लाइड बाई इंडिविजुअल गैसेस या ईच गैसेस, प्रत्येक गैस के द्वारा। क्लियर है। तो इज इक्वल टू द सम है ना, प्लस यानी योग ऑफ पार्शियल प्रेशर्स यानी आंशिक दाबों का योग, और किसके द्वारा लग रहे हैं, ये ईच गैस, प्रत्येक गैस के द्वारा, ठीक है। दैट इज करके आप लिख देना ये। क्लियर है। और बता देना P1 P2 P3 क्या है, ये है प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर्स अप्लाइड बाई ईच गैसेस, है ना, ईच गैस। और P क्या है, P तो है ही, तो लिख देना देन टोटल प्रेशर अप्लाइड बाई ऑल मिक्स्ड गैसेस, तब लिखना ये फॉर्मूला और बॉक्स बंद कर देना। कर लोगे, ठीक है। डोल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डोल्टन का आंशिक दाब का नियम भी हमने कर लिया है, ठीक है। ये करते हैं फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, है ना। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से पढ़ते रहिए। और पेड बैच आप जानते हैं, पेड बैच सेकंड बुक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का कल से स्टार्ट हो चुका है, जिसके लेक्चर्स और पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो रहे हैं जो भी ज्वाइन हुए हैं। तो यदि आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो पेड बैच में ज्वाइन हो सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, फ़ोनपे और जो यूपीआई आईडी, जो भी पेमेंट का है ना तरीका हो सकता है, तो उसके लिए फ़ीस रखी गई है 150, और उसे पेमेंट को करने के बाद है ना आपको स्क्रीनशॉट भेजना होता है। मैंने आपको बताया था, आप वीडियो देख सकते हैं पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो आप पेड बैच में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आपकी यूट्यूब पर ही चलेगी, और जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसे आपको पेड बैच में पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सूचना, और टेलीग्राम चैनल यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।